नमस्कार। देखिए, यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो अब आपको जितना भी समय मिल रहा है, उसका अच्छे से उपयोग करिए। जी-जान लगा के बिना कुछ देखे जुट जाइए। इधर-उधर की बातों को छोड़कर सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाई पर फ़ोकस करिए। हमारे द्वारा जो करंट अफ़ेयर्स के वीडियोज़ हैं, टेस्ट सीरीज़ है, इसके अलावा और भी जो सारे मटेरियल आपको मिलेंगे समय-समय पर, उसको ज़रूर फ़ॉलो करते रहिए। निश्चित रूप से प्री आपका 100% निकलेगा, ये माइंड में रख कर चलें और सकारात्मक रूप से सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाई पर ध्यान दें। टेस्ट सीरीज़ के इस क्रम में आज इतिहास, खासकर प्राचीन और मध्यकालीन के कुछ ऐसे प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो परीक्षा में आना तय है और काफ़ी अच्छे प्रश्न भी हैं, जो आपको शायद पहली बार देखने या सुनने को मिलेंगे। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित झूकर संस्कृति हड़प्पा कालीन किस अवस्था या स्थल से संबंधित थी? झूकर संस्कृति ये उत्तर हड़प्पा से संबंधित थी। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। इसकी व्याख्या अगर हम देखें, देखिए, हड़प्पा काल के बाद एक नगर विहीन काल आया था, जिसको उत्तर हड़प्पा काल कहा गया। इस काल में हड़प्पा क्षेत्र से लोगों का पूर्व और दक्षिण की ओर माइग्रेशन हुआ। ओके। सिंध में उत्तर हड़प्पा को झूकर संस्कृति कहते हैं। जो सिंध क्षेत्र था, वहाँ पर उत्तर हड़प्पा काल को झूकर संस्कृति कहा जाता था, जिसका जो प्रमुख सेंटर था, केंद्र था, वो झूकर, चनहूदड़ो और आमरी था। ओके, तो ये याद रखिएगा। अगला, निम्न स्मृतियों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए, यानी कौन सी स्मृतियाँ इसमें पहले आईं और कौन सी बाद में आईं। तो इसमें ये 4 स्मृतियाँ दी गई हैं: याज्ञवल्क्य की स्मृति, मनु स्मृति, नारद स्मृति और पाराशर स्मृति। इसमें जो सही होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी सबसे पहले मनु स्मृति आई, सबसे प्राचीन स्मृति है। उसके बाद याज्ञवल्क्य स्मृति, फिर नारद स्मृति और सबसे नई जो है वो पाराशर स्मृति है। यहाँ पर इसको देख लीजिए, स्मृतियों का पहले से बाद में क्रम: मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, विष्णु स्मृति, पाराशर स्मृति और बृहस्पति स्मृति। यहाँ पर ध्यातव्य है कि विष्णु स्मृति जो है वो गद्य में लिखी गई है। नारद स्मृति, विष्णु स्मृति और पाराशर स्मृति ये तीनों गुप्तकालीन स्मृतियाँ हैं, ठीक है। जबकि जो देवल स्मृति है वो पूर्व मध्यकालीन स्मृति है। ओके, तो ये याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें आपको परीक्षा में पूछी जा सकती हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगला, इक्ष्वाकु वंश से संबंधित गलत कथन की पहचान कीजिए। पहला, इस वंश का संस्थापक श्री शांतमूल था। बिल्कुल सही है और याद भी कर लीजिए। इस वंश की राजधानी नागार्जुन कोंडा थी। बिल्कुल सही है। इक्ष्वाकु राजा ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे, किंतु उनकी रानियों का झुकाव बौद्ध धर्म के प्रति था। ये भी अक्षरशः सत्य है। लेकिन जो चौथा कथन है, ये मौर्यों के सामंत थे, ये बिल्कुल गलत है। तो यहीं पर ये गलत कथन है। ये मौर्यों के नहीं बल्कि सातवाहनों के सामंत थे। सातवाहन जो कि एक ब्राह्मण धर्म था, ब्राह्मण वंश था, उसी के ये सामंत थे। इक्ष्वाकु शासक स्वयं को अयोध्या का पूर्वज कहते थे। इन्हें श्री पर्वत का शासक एवं आंध्र का नौकर पुराणों में कहा गया है। याद रखिएगा ये भी। इनका शासन जो कृष्णा गुंटूर क्षेत्र आंध्र प्रदेश के आसपास, वहीं पर इनका शासन था। इक्ष्वाकु राजा ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे, लेकिन उनकी जो रानियां थीं वो बौद्ध धर्म के प्रति उनका लगाव ज़्यादा था। ओके। अगला प्रश्न, किस गुप्त वंश सम्राट की मुद्राओं पर गरुड़ के स्थान पर मयूर की आकृति अंकित की गई थी? गरुड़ के स्थान पर मयूर की आकृति ये गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त की मुद्राओं पर अंकित हुई थी। ऑप्शन ए इसमें सॉरी इसमें ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी सही होगा। कुमारगुप्त की मुद्राओं पर गरुड़ के स्थान पर मयूर की आकृति अंकित की गई थी। कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, जो सबसे महत्वपूर्ण है। और ये बहुत बार परीक्षा में आया था कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी, तो कुमारगुप्त ने की थी या कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। कुमारगुप्त ने अश्वमेघ यज्ञ भी किया था तथा अश्वमेघ प्रकार की मुद्राएं भी चलाई थीं। अगला प्रश्न है, उत्तर मेरूर शिलालेख निम्न में से किस राजवंश के प्रशासन से संबंधित है? उत्तर मेरूर शिलालेख
देखिए ये चोल वंश से संबंधित है, चोल वंश के प्रशासन से संबंधित है, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। उत्तर मेरूर दक्षिण भारत में तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम जिले का एक पंचायती ग्राम है, जहाँ से पल्लव एवं चोल काल के लगभग 200 अभिलेख मिले हैं। इन अभिलेखों से ज्ञात होता है कि पल्लव एवं चोल शासन के अंतर्गत ग्राम अधिकतम स्वायत्तता का उपभोग करते थे। इसके अतिरिक्त चोलों के प्रशासन की जानकारी भी विस्तृत रूप से इन अभिलेखों से हमको मिलती है। आपको पता है कि जो चोल शासन था वो ग्रामीण स्वशासन के लिए अपने प्रसिद्ध था। उसी में से एक पंचायती ग्राम उत्तर मेरूर भी था। ओके, याद रखिएगा। अगला, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल रानी की वाव का निर्माण किस रानी ने करवाया था? रानी की वाव ये उदयमती ने करवाया था, ऑप्शन बी इसमें सही है। रानी उदयमती गुजरात के चालुक्य या सोलंकी वंश के राजा भीम प्रथम की धर्मपत्नी थीं, जिन्होंने अपने पति की याद में रानी की वाव, ये क्या है? ये रानी के लिए सीढ़ी वाले कुएं हैं, इसका निर्माण किया था, जो वर्तमान में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है। याद रखिएगा। और इनके जो पति थे, उदयमती के जो पति थे भीम प्रथम, इन्होंने गुजरात में मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। इसी के शासनकाल के दौरान, भीम प्रथम के ही शासनकाल के दौरान महमूद गजनवी में गुजरात पर आक्रमण किया था और 1025 ईस्वी में सोमनाथ को लूटा भी था। ओके। अगला, प्राचीन काल का वह महान अभियंता इंजीनियर जिसने झेलम तट पर बांध बनाकर कई सारी नहरें निकलवाई थीं, ये कौन था? ये था सुई या खुई जिसको कहा जाता है, ऑप्शन डी इसमें सही होगा। देखिए, राज तरंगिणी के अनुसार कश्मीर में उत्पल वंश के शासक अवंतिवर्मन के आदेश पर इंजीनियर सुई ने झेलम यानी बितस्ता नदी पर बांध बनाकर कई सारी नहरें निकलवाई थीं, जो कि प्राचीन भारतीय अभियांत्रिकी का उत्तम उदाहरण थी, इंजीनियरिंग का उत्तम उदाहरण थी। ओके। अगला प्रश्न है, सल्तनत कालीन सुल्तान गयासुद्दीन बलबन के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? गयासुद्दीन बलबन के संबंध में 4 कथन दिए गए हैं। पहला, इसने जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की, ये बिल्कुल सही है। रक्त और लौह की नीति अपनाई, बिल्कुल सही है। अपने दरबार में सिजदा और पैबोस की प्रथा का प्रचलन किया, यानी सुल्तान के सामने जब जाओ तो सिर झुकाओ, सिजदा, और पैबोस यानी सुल्तान के चरण चूमो, इस प्रथा का प्रचलन भी बलबन ने ही किया था, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन चौथा नहीं सही है। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत की उत्तर पश्चिम सीमा में इसके काल में नहीं आया था, तो यहाँ पर ये चौथा नहीं सही है। बल्कि ये जो मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान था, ये इल्तुतमिश के समय में भारत में आया था। ठीक है, तो ऑप्शन डी को छोड़कर बाकी ऊपर के शेष तीनों कथन सही हैं, और तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण भी हैं इस परीक्षा की दृष्टि से बलबन के बारे में। अगला, किस संत को महाराष्ट्र का कबीर कहा जाता है? महाराष्ट्र का कबीर संत तुकाराम को कहा जाता है, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। देखिए, तुकाराम ने महाराष्ट्र में वरकरी संप्रदाय की स्थापना की थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये जन्म से शूद्र थे, इनका जन्म पुणे में हुआ था, इन्हें महाराष्ट्र का कबीर कहते हैं। ये तो तुकाराम के बारे में हुआ। अब नामदेव के बारे में जानिए। नामदेव भी महाराष्ट्र के भक्ति संत थे, इनको विडोबा संत भी कहा जाता था। महाराष्ट्र के ये सब संत थे जिन्होंने अभंगों की रचना की थी, और इनकी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं, जो कि सिखों का बहुत ही पवित्र ग्रंथ है, याद रखिएगा। समर्थ रामदास भी महाराष्ट्र के भक्ति संत थे, जो शिवाजी के गुरु थे। इन्होंने दास बोध नामक पुस्तक लिखी थी। संत ज्ञानेश्वर को वरकरी संप्रदाय में विष्णु का 11वां अवतार माना जाता है। संत ज्ञानेश्वर जाति के दर्जी थे और संत होने से पहले ये डाकू थे। ओके, तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगला, ये मुग़ल चित्रकला से संबंधित प्रश्न है। इसमें आपको गलत युग्म को चुनना है कि इसमें से कौन सा एक जोड़ा गलत है। दसवंत और बसावन अकबर कालीन चित्रकार थे, बिल्कुल सही है। बहुत ही फेमस चित्रकार थे अकबर के काल के दसवंत और बसावन। वहीं अगर हम जहांगीर के काल के प्रमुख चित्रकार की बात करें तो अबुल हसन और मंसूर, आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये बहुत ही फेमस चित्रकार थे जहांगीर के काल के। दूसरा है बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनाने वाला फारूक बेग, ये भी बिल्कुल सही है, फारूक बेग ने ही इसका चित्र बनाया था। जहांगीर की चित्रणशाला का अध्यक्ष अबुल हसन, बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो अबुल हसन था
वो जहांगीर की चित्तौड़शाला का अध्यक्ष नहीं था। जबकि नादिर उल अस्र की उपाधि उस्ताद मंसूर को दी गई थी जहांगीर द्वारा, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वही गलत है। अब उसका सही क्या होगा? देखिए, जहांगीर का काल मुग़ल चित्रकला के चरमोत्कर्ष का काल था। जहांगीर ने हेरात के एक प्रसिद्ध चित्रकार अकारिजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की थी, यानी उसका अध्यक्ष अकारिजा था, ना कि अबुल हसन था। ओके, बाकी शेष और जो तीनों दिए गए हैं वो बिल्कुल सही सुमेलित हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया था कि आज जो प्रश्न है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी अच्छे हैं परीक्षा की दृष्टि से भी, और आपके लिए भी बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो आपको नए मिले होंगे। तो ऐसे ही आप लोग हमारे साथ बने रहिए, डेली आपको नए नए प्रश्न मिलते रहेंगे। नमस्कार।